सत्यमेव जयते ये कि सच को आंच क्या, जांच होने दीजिए। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि इन्हें गिरफ्तार करना होगा तो 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। वसूली गैंग का पर्दाफाश हो रहा है और जिस दिन वानखेड़े पे कार्रवाई होगी हमें लगता है कि लोग खुलकर सामने आ जाएंगे। मैं अपील करता हूं जिन लोगों के साथ उगाही हुई है वो खुलकर आएं, बताएं। अगर डर में जियोगे तो ये पुलिसिया राज देश के लोकतंत्र को खत्म कर देगा। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं। सर, तुम्ही 51 टन माल फोडून असल्याचं JNPTवर म्हटलेलं आहे, त्या संदर्भात ती कोणती कंपनी आहे, कुठून माल आला याबाबत? नाही, याच्या सगळ्या कागदपत्र माझ्याकडे थोड्या वेळेत येणार आहे। मी आपल्याला व्हॉट्सअपवर सगळं शेअर करतो। सर, आपने बहुत सारी चीज़ें कही, एक एक चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से। पहला तो आपने केस नंबर 15-20 का कहा, इसमें अभिनेत्रियों को बुलाया गया, किस आधार पे कह रहे हैं सर? उसमें क्या क्या हुआ, अगर थोड़ा और विस्तार से बता पाएं आप। देखिए, ऐसा है, कोई भी मामला आपने दर्ज किया है केस, तो उसका इन्वेस्टिगेशन 13-14 महीने तक क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? उसी केस में आपने फिल्म जगत के लोगों को बुलाया ये कह के कि व्हाट्सएप चैट में मिला है और आज तक उस केस में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी केस की आड़ में उगाही का धंधा है। क्लोजर या तो कर देते या चार्जशीट लगा देते, लेकिन 14 महीने तक एक मामला खुला हुआ है जिसमें फिल्म वालों को लगातार सम्मन किया जाता है, उगाही की जाती है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। सर, आर्थिक की बात है कि हजारों करोड़ को उगाही, उसको लिए कुछ सबूत मिल पाए आपको? क्योंकि देखिए, ऐसा है कि अभी तो 18 करोड़ की डील वाला मामला खुल रहा है। 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था, ये बात सामने आ रही है। अगर डील हो रही थी आर्यन को लेके 18 करोड़ की, तो सारे अभिनेता अभिनेत्रियों से डील हुई है। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है। मालदीव में भी उगाही हुई, घर के लोग भी उगाही के धंधे में थे, प्राइवेट आर्मी के सारे लोग उगाही के धंधे में थे। हमें लगता है अभी एक उगाही का मामला जो खुला है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, कड़ियाँ खुलेंगी। जो सैम डिसूजा आया था वो भी उनका आदमी था, उसमें एक घूले का उसने नाम लिया है जो बैंकर है। एक और कोई सुनील पाटिल का नाम सामने आया है। मेरी जानकारी है कोई वाघमारे नाम का भी व्यक्ति उसमें है। हमें लगता है कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ेंगी तो 18 करोड़ की उगाही का मामला इस्टेब्लिश हो रहा है। मुंबई पुलिस अभी चीज़ों को देख रही है। जब पूरी तरह से चीज़ें हो जाएगी, हम किसी को फर्जी तरीके से फंसाते नहीं। मुंबई पुलिस चीज़ों को देख रही है। जब पूरा मामला इस्टेब्लिश हो जाएगा तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, साल 2020 में जो बॉलीवुड वालों से पूछताछ हुई थी वो 2 अलग-अलग केसेस में हुई थी। FIR नंबर 15 ऑफ 2020 और 16 ऑफ 2020। एक केस दिल्ली की टीम देख रही थी और एक केस मुंबई की टीम देख रही थी। तो क्या दिल्ली की टीम ने भी जिन लोगों को बुलाया था कि दीपिका पादुकोण उसमें थी, क्या उनसे भी उगाही हुई है? दिल्ली टीम की इंक्वायरी वाले केस की भी डिपार्टमेंट एक है, दिल्ली का हो मुंबई का हो मुझे पता नहीं। NCB है और एक VV सिंह नाम का कैरेक्टर सबसे महान है इस NCB में। मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब मेरे दामाद को बुलाया गया तो VV सिंह ने कहा कि आई वांट टू बाय लैंड क्रूजर। अगर मेरे दामाद से लैंड क्रूजर की बात करते हैं तो क्या खेल चल रहा था खुलेगा। और मैं सारी चीज़ों को, ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके एक एक सबूत हम रखेंगे। अभी तो उगाही का धंधा हो रहा था, ये इस्टेब्लिश हो रहा है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हमें लगता है एक बार वानखेड़े गिरफ्त में आ गया तो लोग खुलकर सामने आएंगे। और VV सिंह, जिसे इसके पहले करप्ट है करके साइड में रखा गया था, वानखेड़े ने फिर इस खेल में उतारा है। कहीं ना कहीं पूरा रचा रचाया उगाही का धंधा है। जो ये सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं, KP गोसावी, साली, सैम डिसूजा, और सबसे बड़ा उसके अंदर जो गवाह होगा, जिस गाड़ी का जिक्र किया गया है, ये सारे खेल के बाहर का वो आदमी है।
वो ड्राइवर इस गाड़ी में सुन रहा होगा, लोकेशन को कंफर्म कर सकता है। हमें लगता है पुलिस अपना काम करे और पूरी तरह से इस्टेब्लिश हुआ है कि उगाही का 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख एडवांस उठाया गया और 8 करोड़ की हिस्सेदारी वानखेड़े की थी। सर आपने करोड़ों रुपए और सर लाखों रुपए के कपड़े पहनते हैं, वानखेड़े लाखों रुपए के कपड़े पहनते, कभी कपड़े रिपीट नहीं करते, किस आधार पर ये कह रहे हैं सर? आप कुछ सबूत आप उनकी सारी तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। लू विटॉन का जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। बर्बरी के शर्ट आप देखेंगे जो 50,000 से ऊपर शुरू होता है। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। पारते पाते नाम की कोई घड़ी है, मुझे पता नहीं, घड़ियाँ रोज बदलती है, जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन, हम कामना करते हैं कि इतना जो रहन सहन है ईमानदार अफसर का, ये पूरे देश के ईमानदार लोगों का हो जाए, हम कामना करते हैं। ईमानदारी का पैमाना ये है तो हमें लगता है कि ये कोई नया पैमाना इस देश में शुरू हुआ है, ये सवाल हम पूछते हैं। सर मगाशी सर तुम्ही समीर वानखेडे पर्यंतच होतात, आता तुम्ही एनसीबीच्या सगळ्याच लोकांना त्याच्यामध्ये तुमचं म्हणणं आहे का की आता एनसीबीचे सगळेच लोक याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे? कालपर्यंत तुम्ही केवळ समीर वानखेडे आणि त्यांची गँग असं तुम्ही म्हणत होतात, आज तुम्ही म्हणता की एनसीबीचे इतर अधिकारी सुद्धा त्याच्यामध्ये? नाही, व्ही सिंग आहे एनसीबीमध्ये, व्ही सिंग आणि माने नावाचा त्यांचा ड्रायव्हर, हे प्रायव्हेट आर्मीसोबत हे 2 अधिकारी जास्त इन्व्हॉल्व आहे। मी आज पुन्हा हे दाव्याने सांगतोय। अनिल देशमुख साहेब ज्यांच्यावर पॉलिटिकल मोटिवेशननी परमवीर सिंग ज्यांनी वाझेंना रिइन्स्टेट केला होता, त्यांच्या माध्यमातून या शहरामध्ये दहशत निर्माण करून खंडणी गोळा करत होते। हे गोष्ट समोर आल्यानंतर अनिल देशमुख साहेबांनी आणि माननीय मुख्यमंत्रींनी परमवीर सिंग यांना त्या पदातून होमगार्डकडे ट्रान्सफर केल्यानंतर परमवीर सिंगनी 100 कोटीचा टार्गेट देण्यात आला होता असा आरोप केला। तदनंतर केस सीबीआयकडे गेले, सीबीआयने याचा तपास सुरू केला आणि एक राजकीय कट कारस्थान करून या सरकारला बदनाम करण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई सुरू झाली। ते न्यायालयामध्ये दाद मागत होते, वारंवार ईडीच्या संमन आल्यानंतर त्यांना उत्तर देत होते की मी कोर्टाकडे दाद मागितलेली आहे, त्यानंतर मी तुमच्याकडे येणार आहे। ते स्वतः काल गेले। 4.5 कोटी रुपये त्यांनी वाझेंनी जे सांगितलं आहे त्याच्या आधारावर त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले, पण ज्यांनी हा आरोप लावला तोच फरारी आहे, तोच समोर येत नाही। बातमी येत आहे की ते बेल्जियममध्ये कुठेतरी आहे। लुकआउट नोटीस असताना ते बाहेर पडून कसे गेले? त्यांना सेफ पॅसेज देण्यात आला काय? 3च मार्ग त्यांना होऊ शकते, एक तरी समुद्रमार्गाने ते गेले असतील, मग ते पण केंद्र सरकारच्या अंतर्गत आहे। हवाई मार्गाने गेले असतील ते पण केंद्र सरकारच्या अंतर्गत आहे, किंवा रोड मार्गाने नेपाळच्या माध्यमातून ते पडून गेले असा सांगण्यात येत आहे। ते मार्ग बिहार असतील, यूपी असतील, उत्तराखंड असतील, तिन्ही ठिकाणी भाजपचं सरकार आहे। याच्या उत्तर ते कसे पडून गेले हे जबाबदारी भारतीय जनता पक्षाची आहे। राजकीय सूडबुद्धीने लोकांवर बोगस केसेस निर्माण करताय, लोकांवर दडपण करणे, दबाव निर्माण करणे। जे बंगालमध्ये उद्योग होता तोच उद्योग महाराष्ट्रामध्ये आहे। देवेंद्रजी सांगताय की अर्धा मंत्रिमंडळ हे तुरुंगात जाणार आहे। केंद्रीय यंत्रणा तो सीबीआय असेल, इन्कम टॅक्स असेल, ईडी असेल, एनसीबी असेल, याचा वापर करून या राज्याला, राज्य सरकारला, महाराष्ट्राच्या नेत्यांना बदनाम करण्याचा कट कारस्थान आहे। यांना कळलं पाहिजे।
आमच्या नेत्यांना पण तुम्ही नोटीस पाठवला होता. महाराष्ट्राची जनता पवार साहेबांना नोटीस आल्यानंतर निवडणुकीमध्ये त्याचा उत्तर लोकांनी दिलंच आहे आणि महाराष्ट्राची जनता उघड्या डोळ्यांनी बघते की भाजप या यंत्रणेचा वापर करून लोकांवर दबाव दडपण कसं निर्माण करते आणि निश्चित रूपाने याच्या उत्तर जनता देईल. सर, इनकम टैक्स की जो ऑफिसर सर, इनकम टैक्स की जो बात की आपने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उन्होंने आज अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो प्रोविजनली अटैच की है, जिसमें गोवा का नहीं. देखिए, ऐसा है, बेनामी होगी कोई अगर है तो उनको अटैच करने का अधिकार है, लेकिन बेनामी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के नाम से नहीं है. कोई ना कोई उसका मालिक होगा. आप ये कह दो कि ये संपत्ति इसकी है, ऐसे नहीं चलता. कोई कारोबारी है, उसकी संपत्ति है. कोई अजीत पवार के ड्राइवर की संपत्ति नहीं, कोई अजीत पवार के नौकर की संपत्ति नहीं. किसी और की संपत्ति आप अटैच करके उस पर ये अजीत पवार की बेनामी संपत्ति है, ये आरोप लगाना उचित नहीं. ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ड्राइवर के नाम पे कोई संपत्ति निकल आई. ये ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के किचन के कुक के नाम पे संपत्ति निकल आई. हमें लगता है ये बदनाम करने का खेल है और कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है और उसे हर व्यक्ति को न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है. भुजबल साहब को लेके भी इसी तरह से हुआ. महाराष्ट्र सदन को लेके आरोप लगाए गए और कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कोई भी तरह का करप्शन नहीं हुआ. हमें लगता है डराने का, बदनाम करने का खेल है. हम लोग इस खेल से डरने वाले नहीं हैं. आपके एलिगेशंस के बाद 24 घंटों में अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया. अजित पवार की जो बेनामी प्रॉपर्टीज कही जा रही हैं उसके अटैचमेंट की बात हो रही है. क्या आपको ये पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है? देखिए, मेरे आरोप के बाद नहीं है ये सारी कार्रवाई पहले से चल रही है और पहले दिन से हम अपनी बात पे कायम हैं कि जो खेल बंगाल में शुरू हुआ था वही खेल महाराष्ट्र में है. महाराष्ट्र की सरकार नेताओं को बदनाम करने का. चुनाव से पहले भी ये खेल था. कुछ लोगों पे दबाव बनाया गया, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए. कह रहे हैं कि हमें अब चैन की नींद आती है. और कुछ लोगों पे दबाव बनाया गया, उन्हें मंत्री भी बनाया गया. तो दल बदल कराना, सरकारें गिराना, ये राजनीतिक खेल सारी एजेंसियों के जरिए किया जाता है. लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इस सारे खेल से ये डरने वाली नहीं, ना कोई नेता डरेगा. अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे. सर, आपके पुराने आरोपों पर मुंबई पुलिस की एसआईटी हो या फिर केंद्र की एससीटी हो, वो जांच कर रही है एक्सटॉर्शन के मामले में. लेकिन आज 15-20 का जो आपने मामला उठाया वो बड़ा आरोप है. क्या उसको लेकर के अलग से जांच करवाई जाएगी मुंबई पुलिस या फिर आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा उससे जुड़ा हुआ है पूरा मामला. देखिए, ऐसा है कि जो भी कंप्लेंट हुई है उसको लेके लोग जांच कर रहे हैं. अब प्रभाकर का बयान सामने आया, सैम डिसोजा का बयान सामने आया, गोसावी गिरफ्त में है. और भी नाम, चाहे वो सुनील पाटिल का हो, वाघमारे का हो, सभी नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं. पुलिस जांच करेगी. जांच करने का मतलब किसी को फंसाना नहीं है. और ये जब बात सामने आ रही है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, वो इस्टेब्लिश हो रहा है. जब सारे तार जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी. पत्र लिहिली, त्यानंतर तुम्हाला काही उत्तर आतापर्यंत आलंय का? न्यायालयात तुमची पुढची दिशा काय? हे बघा, असं आहे, NCBला मी पत्र लिहिलेलं आहे की याला निनावी पत्र म्हणून दुर्लक्षित करू नका. याच्यात गंभीर विषय समोर आलेले आहे. एका पंचाने सांगितलेलं आहे की नायजेरियन नागरिक यांना बोगस केसमध्ये फसवण्यात आला. ब्लँक पेपरवर सह्या घेण्यात आली. आमचा पुन्हा आग्रह आहे DG NCBला की जे पत्र मी पाठवलेलं आहे त्याची सखोल चौकशी केलीच पाहिजे. निश्चित रूपाने जर ते स्वतः काही करत नसतील तर पुढे पावलं लोक टाकतील. सर, आपके खिलाफ आपने जो एससी कमीशन होटल की बात की, फोर्ट रिजर्व होटल की, कि वहाँ पर पार्टी चल रही थी, 15 लाख रुपए में टेबल बुक होते थे. पार्टी करना तो कोई गलत नहीं है. आप कहना क्या चाहते हैं? यानी देखिए, 15 लाख का टेबल, क्या आप थोड़ा स्पष्ट कर सकते? नहीं, 15 लाख का टेबल हमने तो कभी जीवन में सुना नहीं. वो पार्टियां लगातार चलती रही
और भी डिटेल उस पार्टी के बारे में हम देंगे। कभी कोई इस शहर में 15 लाख रुपए का कोई टेबल बुक होते हुए पार्टी मैंने नहीं सुनी थी। कहीं ना कहीं इन पार्टियों में ड्रग का खेल चल रहा था। थँक यू। तुम्ही त्या व्हिडिओसंदर्भात पण बोलला, सीसीटीव्ही देखील तुमच्याकडे असं बोलला होता, तर ते तुम्ही समोर आणणार आहात का? जर अशा पद्धतीने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दिवसाला 15 कोटींपेक्षा जास्त जर व्यवहार होत असतील त्यावेळेस नाही बघा, असं आहे, एक CCTV जेव्हा हॉटेलमध्ये काही लोक बसून काही उद्योग करत होते, मी जेव्हा देवेंद्रजीचा 1 वर्ष पूर्ण झाला होता त्यावेळी मी प्रश्न उपस्थित केला होता, हा तोत्या फडणवीस कोण आहे? आम्ही त्यांना सावध केला होता की हे योग्य नाही. त्या काळातले CCTV पण माझ्याकडे होते, मी तेव्हा रिलीज केलेला नाही आणि मी पुन्हा ते CCTV रिलीज करणार नाही. समझदार को इशारा काफ़ी है. सर आपके खिलाफ सर SC कमीशन में वो गए हैं, क्या आप भी लीगल कोई जानकारी ले रहे हैं? देखिए, SC कमीशन में वो गए कि मेरा सर्टिफिकेट वैध है. अरुण हल्दर जी पहले दिन बोल रहे थे कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, दूसरे दिन उनके घर पे चले गए. हमने कहा कि उनका ये अधिकार नहीं है. 1994 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जब फर्जी सर्टिफिकेटों की बाढ़ आई थी तो हर ज़िले में स्क्रूटनी कमेटी का गठन हो और उसके तहत एक कौशी जुडिशियल अथॉरिटी निर्माण की गई और महाराष्ट्र में वो है. हल्दर जी का वो जुरिडिक्शन नहीं था, वो सर्टिफिकेट को वैध डिक्लेयर कर रहे थे. वो भी जिस पे आरोप लग रहा था उसके घर जाके कल ये गए. वहाँ पे सापला जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो SC कमीशन के चेयरमैन हैं, उनको कागजात उन्होंने सौंपा है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं महाराष्ट्र की सरकार को भेजूंगा. सर्टिफिकेट फर्जी है या असली है, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्क्रूटनी कमेटी का गठन होता है. महाराष्ट्र के हर ज़िले में उसका गठन है, वही उसकी कौशी जुडिशियल अथॉरिटी है. वहाँ पे मामला जाएगा और लोग ये प्रमाणित करेंगे कि ये फर्जी